चलिए दोस्तों, क्या हाल चाल है। क्या बोले दिखता जो जो उम्र ढलेगा बसा उतना कम होगा, त्वचा में झुर्रियां पड़ जाएगी। तो बताइए हो क्या रहा था। हाँ, आज इन्वायरमेंट समाप्त नहीं हुआ है। कल कल आ जाइएगा, कल इस चैप्टर को समाप्त करेंगे, ठीक है ना। अब ये बता देते हैं, कल आपका जो क्लास है 7:30 से 9 ये चलेगा। हमको तो लगा चैप्टर समाप्त हो गया, बचा हुआ ही है। अच्छा अच्छा, नहीं होगा कल एकदम समाप्त करना चैप्टर को, क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कहाँ तक होगा, चलिए ऑनलाइन वाले बताइएगा। बहुत दिन बाद सर जी, शिव शंकर कुमार, छुट्टी था क्या करेंगे, हम भी चले गए मौज काटने और क्या। तो आज का टॉपिक है फूड वेब। फूड वेब, आहार जाल। आहार जाल क्या है, कहाँ गया नोट, नोट किधर है, नोट नोट, हाँ ये कौन है। अच्छा अच्छा अच्छा, नोट लेकर आइएगा ना। आहार जाल क्या है, फूड वेब क्या है, इसको समझते हैं। इससे पहले हम आहार श्रृंखलाओं के बारे में समझे थे और ये समझे थे कि एक पारिस्थितिक तंत्र में एक ही आहार श्रृंखला नहीं होती है। उदाहरण के लिए हम एक ग्रास लैंड इकोसिस्टम की हम बात किए थे, और ग्रास लैंड इकोसिस्टम के जो आहार श्रृंखलाएं थे, यानी कि जो फूड चेन थे, वो एग्जांपल में हम आपको एक बताए थे कि ग्रास लैंड का, कि ग्रास लैंड में घास को खाता है टिड्डा, टिड्डा को खाता है मेढक, मेढक को खाता है सांप, सांप को खाता है बाज, सांप को खाता है बाज। ये एक घास स्थल जिसको हम ग्रास लैंड कहेंगे, ये ग्रास लैंड इकोसिस्टम का, ग्रास लैंड इकोसिस्टम का एक फूड चेन है कि नहीं है। फूड चेन के बारे में हम पढ़े थे ना। तो एक घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखलाएं आपके सामने में है। लेकिन सवाल है कि क्या एक पारिस्थितिक तंत्र में क्या एक ही आहार श्रृंखलाएं होती है। नहीं, घास स्थल में केवल यही एक आहार श्रृंखला नहीं होगी। हो सकता है कि उस घास स्थल में कुछ घास को खाता होगा, कुछ घास को खाता होगा चूहा, और फिर चूहा को खाता होगा सांप। या हो सकता है कि उस घास में कुछ खरगोश भी होंगे, घास स्थल में घास खाता होगा खरगोश, खरगोश को लेकर उड़ जाता होगा बाज। यानी कि एक पारिस्थितिक तंत्र में एक ही आहार श्रृंखलाएं नहीं होती है, बल्कि एक से अधिक आहार श्रृंखलाएं होती है। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो, वहां सिर्फ एक आहार श्रृंखला नहीं होती है, बल्कि एक से अधिक आहार श्रृंखलाएं होती है। अब जितना बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है, निश्चित ही उतनी ही अधिक आहार श्रृंखलाएं होगी। आपके गांव के जंगल में जो होगा, उससे ज्यादा आहार श्रृंखलाएं घीर के जंगल में होगा, क्योंकि वो विशाल जंगल है। तो एक बात में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, आपको होगा ही नहीं कि क्या एक पारिस्थितिक तंत्र में एक ही आहार श्रृंखला होती है। नहीं। अब ध्यान दीजिए कि एक पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी आहार श्रृंखलाएं होती है, सभी आपस में जुड़े होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए कि घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में हम 3 आहार श्रृंखलाओं का जिक्र कर दिए हैं। ये 3 आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि नहीं। तो अब आप आहार जाल को आसानी से समझ सकते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित सभी आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़े होते हैं, और आपस में जुड़ करके ही निर्माण करते हैं किसका, आहार जाल का। यानी कई आहार श्रृंखलाओं का योग ही आहार जाल कहलाता है। जैसे कि अगर ये आहार श्रृंखला है ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, तो ये तीनों आहार श्रृंखलाएं जुड़ करके, तीनों आहार श्रृंखलाएं जुड़ करके दोस्तों क्या बना लिए हैं, फूड वेब बना लिए हैं। क्या बना लिए हैं, फूड वेब। क्लियर हो गया। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित सभी आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ करके आहार जाल का निर्माण करते हैं, और एक पारिस्थितिक तंत्र में आहार जाल होते हैं केवल एक। आहार श्रृंखलाएं कई होते हैं लेकिन आहार जाल केवल एक होते हैं। आहार श्रृंखलाएं कई होते हैं लेकिन आहार जाल होते हैं केवल एक। कोई दिक्कत नहीं ना। तो आहार जाल क्या है, फूड वेब क्या है। तो आहार श्रृंखलाएं ही मिलकर के क्या बना लेते हैं, आहार जाल बना लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में, एक पारिस्थितिक तंत्र में आहार जाल कितना होता है, एक होता है, लेकिन आहार श्रृंखलाएं एक से अधिक। और एक पारिस्थितिक तंत्र का आहार जाल जितना जटिल होगा, जैसे अभी यहाँ पर 3 आहार श्रृंखलाएं जुड़कर आहार जाल बना रहा है, लेकिन हो सकता है 10-10 आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ा हुआ हो, 20-20 आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ा हुआ हो। तो एक पारिस्थितिक तंत्र का आहार जाल जितना जटिल होता है, जटिल होने का मतलब अधिक से अधिक आहार श्रृंखलाओं का आपस में क्या होना, जुड़ा होना। तो एक पारिस्थितिक तंत्र का आहार जाल जितना जटिल होता है, वह पारिस्थितिक तंत्र उतना ही ज्यादा मजबूत होता है। मजबूत मतलब कि वह जल्दी से क्षय नहीं हो सकता है, जल्दी खत्म नहीं हो सकता। अभी मान लीजिए कि ग्रासलैंड इकोसिस्टम में केवल यही एक आहार जाल है। कोई पागल घुसा, अगर जैसे ही सारा खरगोश को मार दिया, टिड्डों को भी पकड़ पकड़ कर निकाल दिया, चूहा को भी निकाल दिया, तो वो पारिस्थितिक तंत्र घास स्थल क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि 10 है, कोई घुसबो करेगा, कितना को मारेगा, फिर भी कुछ ना कुछ आहार श्रृंखला क्या हो जाएगा, बचा ही रह जाएगा। यानी फूड वेब एक सुरक्षित आयाम पर बचे रह जाएंगे। तो एक पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता, एक पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता उसके आहार जाल पर निर्भर करता है। आहार जाल जितना ज्यादा जटिल होगा, वह पारिस्थितिक तंत्र उतना ही ज्यादा स्थिर होगा। और एक पारिस्थितिक तंत्र का आहार जाल जितना सरल होगा, अर्थात जितने कम आहार श्रृंखलाएं उस आहार जाल में होंगे, उतना ही ज्यादा वो पारिस्थितिक तंत्र भंगुर होगा, यानी कि जल्दी से वो नष्ट होने की संभावना उस पर बढ़ जाएगी। क्लियर कट बात समझ गए, आहार जाल समझ गए। पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला निश्चित ही एक से अधिक होती है, लेकिन सारे आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ करके मात्र एक आहार जाल का निर्माण करता है। यानी एक पारिस्थितिक तंत्र में आहार जाल मात्र कितना होगा, एक होगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और बात समझ लीजिए, एक बात और समझ लीजिए। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। उदाहरण के लिए कि ये एक आहार श्रृंखला है, तो ऊर्जा का प्रवाह घास से ऊर्जा किसको मिलेगा, टिड्डा से, मेढक से, सांप से,
तो आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, लेकिन आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय हो जाता है। क्या हो जाता है? क्योंकि आहार जाल में कई आहार श्रृंखलाएं आपस में जुड़ी होती है कि नहीं होती है? तो आहार श्रृंखला जब कहीं आपस में जुड़ जाएगा तो निश्चित तौर पर ऊर्जा का प्रवाह न सिर्फ एक दिशा में रहकर बल्कि बहुदिशीय हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर आपके सामने ये आहार जाल है और इसमें ऊर्जा का प्रवाह कितने दिशा में हो रहा है? 3 दिशा में हो रहा है। तो अंतर क्या देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं ना? किसी पारिस्थितिक तंत्र में आहार श्रृंखला एक से अधिक होती है, आहार जाल केवल एक होती है। किसी पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, लेकिन उसके आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय हो जाता है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में जितना जटिल आहार जाल होगा उस पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता उतनी अधिक होगी, अर्थात वो जल्दी नष्ट नहीं हो सकता है। क्या आप आहार जाल को समझ चुके हैं? एक बार पढ़िए, नजर दोहराइए, मोबाइल है आपके पास, फोटो खींच लीजिए उसका। अरे हल्का करते हैं। चलिए, प्रताप कुमार, आकांक्षा स्नेह, राहुल टिकरामपुर, श्याम सुंदर कुमार, राजू कुमार, केडी यादव, पूजा यादव, सुरभि कुमारी, केमिस्ट्री आ रहा है, हम लोग के लिए नहीं है, केमिस्ट्री आप लोगों के लिए नहीं है। आहार जाल में कोई दिक्कत नहीं ना? समझ चुके हैं? आहार जाल में कोई दिक्कत? अगला पॉइंट बताइए, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। हम शुरुआत में ही पढ़े थे कि पारिस्थितिक तंत्र इस पृथ्वी पर का कोई क्यों ना हो, उस पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन होता है? सूर्य का प्रकाश। तो इस पृथ्वी पर किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश। ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। और इस सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करने की क्षमता केवल और केवल पेड़ पौधों को है। केवल और केवल किसको है? पेड़ पौधों को है। और पेड़ पौधा को हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। और उत्पादक स्वपोषी ही होते हैं। क्लियर? तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, इसको समझने के लिए सबसे पहले यह समझ लीजिए कि पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी पर का कोई क्यों ना हो, सभी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एकमात्र और मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश है। क्या है दोस्तों? सूर्य का प्रकाश है। लेकिन सूर्य के प्रकाश से डायरेक्ट एनर्जी गेन करने की क्षमता प्रकृति ने सिर्फ केवल किसको प्रदान किया है? पेड़ पौधा। अब पेड़ पौधा इस सूर्य के प्रकाश से प्रकाश संश्लेषण करते हैं, भोजन बनाते हैं, फिर इस पेड़ पौधा से भोजन प्राप्त होता है शाकाहारी जीव को। किसको? शाकाहारी जीव को। और शाकाहारी जीव से प्राप्त होता है मांसाहारी जीव को। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कुछ इस तरह से होता है। सूर्य के प्रकाश को से ऊर्जा पहले उत्पादक ग्रहण करते हैं, उत्पादक से ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता को पहुंचता है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? फिर प्राथमिक उपभोक्ता से ऊर्जा का प्रवाह मांसाहारी जीवों में होता है कि नहीं होता है? तो एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, इस बात की जानकारी आपको मिली कि नहीं मिली? सबसे पहले जान लीजिए कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत या ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत सूर्य के प्रकाश है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से केवल ऊर्जा कौन ग्रहण कर सकता है? पेड़ पौधे। क्या जंतु भी सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, यह क्षमता केवल और केवल क्लोरोफिल युक्त सजीव में होते हैं, और क्लोरोफिल युक्त सजीव पेड़ पौधे होते हैं। तो ऊर्जा का प्रवाह सूर्य के प्रकाश से उत्पादक में, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में, फिर द्वितीयक उपभोक्ता से तृतीयक उपभोक्ता में होगा। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होते रहता है। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होते रहता है। यानी आप कहिएगा कि किसी क्षण ऊर्जा का प्रवाह रुक गया, ऐसा संभव नहीं है। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सतत रूप से होते रहता है, हमेशा होते रहता है। दिन हो या रात हो, बारिश हो या ठंड हो, ऊर्जा का प्रवाह लगातार होते रहता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कभी रुकता? क्या एक पारिस्थितिक तंत्र में कुछ समय के लिए ऊर्जा का प्रवाह क्या रुकता भी है? बिल्कुल नहीं रुकता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह लगातार सतत रूप से जारी रहता है, यह रुकता नहीं। अगर क्षण भर के लिए ऊर्जा का प्रवाह रुक गया तो पारिस्थितिक तंत्र उस वक्त ही नष्ट हो जाएगा। तो पहली बात ऊर्जा के प्रवाह के संदर्भ में कि यह हमेशा होते रहता है, कभी रुकता। और ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में होता है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में होता है। अब पोषी स्तर यानी कि ट्रॉपिक लेवल क्या है दोस्तों? तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए। ट्रॉपिक लेवल पोषी स्तर के बारे में हम बता चुके हैं। और एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह किस रूप में होता है? तो अभी तुरंत हम बताएं कि पेड़ पौधे यानी कि उत्पादक से ऊर्जा चले जाते हैं किसमें? प्राथमिक उपभोक्ता में। किसमें चले जाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता में। प्राथमिक उपभोक्ता से चले जाते हैं किसमें? द्वितीयक उपभोक्ता में। किसमें दोस्तों? द्वितीयक उपभोक्ता में चले जाते हैं। द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता में चले जाते हैं। तृतीयक से चतुर्थ और पंचम, आगे पोषी स्तर है तो उसमें जाते रहते। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सतत यानी हमेशा होते रहता है, रुकता। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में होता है। और यह कैसे होता है? तो ऊर्जा उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता में, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता में, द्वितीयक से तृतीयक उपभोक्ता में। तीसरी बात ऊर्जा के प्रवाह के संदर्भ में जानना है कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक पारिस्थितिक तंत्र में, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो क्या होता है? एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? एक दिशीय होता है। इससे पहले हम ये बात भी समझे थे कि आहार श्रृंखला में ऊर्जा की प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय। आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो केवल आहार जाल के संदर्भ में अगर हमें पूछे, फूड वेब के संदर्भ में हमें पूछे कि आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। वरना आहार श्रृंखला के बारे में पूछे, पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पूछे कि एक आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है, तो एक दिशीय होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशीय होता है। और वह दिशा किस तरफ से किस तरफ होती है? उत्पादक से उपभोक्ताओं की ओर होती है। ये एक दिशीय दिशा किस ओर से किस ओर होती है? तो उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ताओं के भी तरफ होती है। क्या यह संभव है कि उपभोक्ताओं से ऊर्जा उत्पादक में जाए? यह संभव है ही नहीं। इसीलिए हम कहते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है?
और चौथी बात हमें ऊर्जा के प्रवाह के संदर्भ में हमें याद रखना है, चौथी बात हमें ऊर्जा के प्रवाह के संदर्भ में याद रखना है कि एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह में ऊष्मागतिकी नियमों का पालन होता है। ऊष्मागतिकी नियमों का क्या होता है? पालन होता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप हीट चैप्टर फिजिक्स में पढ़े होंगे, अगर 12 से किए होंगे, 12 से फिजिक्स किए होंगे तो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, फिजिक्स पढ़िएगा तो आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन अभी इतना समझ में हमें रखनी होगी कि ऊष्मा के संदर्भ में कुछ नियम है जिसे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, और लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स 4 है, ठीक है। ऊष्मागतिकी का शून्यमा नियम, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। तो ऊष्मागतिकी का जो नियम है उस नियमों का पूरा पालन होता है जब पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऐसा नहीं कि ऊष्मा ऊर्जा के या ऊष्मा के ऊर्जा उष्मा एक ही स्वरूप हुआ, ऊर्जा के प्रवाह में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऊष्मागतिकी का नियम का पालन ना होता हो। पूर्ण रूप से पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह के समय ऊष्मागतिकी के थर्मोडायनामिक्स के लॉ का पालन होता है दोस्तों। क्लियर हो गया ना? अगली बात यह समझिए कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो सार्वधिक ऊर्जा होती है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जो सार्वधिक ऊर्जा होती है, वो सार्वधिक ऊर्जा किसके पास होती है? उत्पादक के पास होती है, यानी कि पेड़ पौधे के पास होती है। किसके पास होती है? कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो, सार्वधिक ऊर्जा का संचय किसके पास रहता है? उत्पादक के पास रहता है। सार्वधिक ऊर्जा का संचय किसके पास रहता है? अब उत्पादक से ऊर्जा कहां जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता में प्राथमिक से, द्वितीयक उपभोक्ता में द्वितीयक से, तृतीयक उपभोक्ता में। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा ऊर्जा की मात्रा में क्या होती जाएगी? एक पारिस्थितिक तंत्र में सार्वधिक संचित ऊर्जा किसके पास? नजर मत भटकाइए, सार्वधिक संचित ऊर्जा किसके पास? उत्पादक के पास। उससे कम ऊर्जा प्राथमिक से भी कम है, द्वितीयक से भी कम, यानी कि एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक के पास सर्वाधिक ऊर्जा संचित रहते हैं और सर्वोच्च उपभोक्ता के पास सबसे कम ऊर्जा रहती है। जैसे घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक ऊर्जा घास के पास और सबसे कम ऊर्जा की प्राप्ति अंतिम छोर पर जो बाज था उसके पास होगा। यानी कि जैसे जैसे आगे के पोषी स्तर में ऊर्जा का प्रवाह होता है वैसे वैसे ऊर्जा की मात्रा क्या होती जाती है? घटती जाती है। आखिर ऊर्जा की मात्रा कितनी घटती जाती है, तो इसके संबंध में एक नियम प्रतिपादित किए थे और उस वैज्ञानिक का नाम लिंडमैन था दोस्तों। लिंडमैन का 10% नियम। अब तक ये आप समझ चुके हैं कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सतत होता है, कभी रुकता। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में होता है और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह होते समय ऊष्मागतिकी के नियमों का पूर्ण पालन होता है। और अगली बात ये समझे कि एक पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादकों के पास और सबसे कम ऊर्जा जो सर्वोच्च उपभोक्ता है। सर्वोच्च उपभोक्ता उसे कहते हैं जिसको अन्य कोई मारकर खाता। जैसे घास स्थल में बाज को मारकर कोई नहीं खाता, वो अपने मर जाएगा, लेकिन उसको कोई मारने वाला नहीं है। और एक पारिस्थितिक तंत्र में वो जीव जिसको और कोई मारकर नहीं खा सकता है उसे सर्वोच्च उपभोक्ता भी कहते हैं। तो सर्वोच्च उपभोक्ता के पास सबसे कम ऊर्जा रहते हैं और उत्पादक के पास सबसे ज्यादा ऊर्जा रहती है। तो जैसे जैसे उत्पादक से ऊर्जा उपभोक्ताओं की ओर अग्रसरित होता है ऊर्जा के मान में कमी आती जाता है। आखिर आगे की ओर जब ऊर्जा अग्रसरित होगा तो ऊर्जा की मात्रा में कितनी कमी आएगा, इसकी जानकारी हमें किस नियम से प्राप्त होगी? लिंडमैन का नियम से। लिंडमैन के 10% नियम हमें इसी बात की जानकारी देगी कि आखिर कितने ऊर्जा आगे की ओर जाएगा और या कितनी ऊर्जा की कमी आ जाएगा। तो लिंडमैन का कहना है कि एक पोषी स्तर से, ठीक है ना, एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में मात्र 10% ऊर्जा ही क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। मात्र कितना ट्रांसफर होते हैं? मान लीजिए दोस्तों कि उत्पादक से, पेड़ पौधे से उत्पादक से ऊर्जा जाएगा किसमें? शाकाहारी में। और मान लीजिए कि उत्पादक के पास ऊर्जा कितना है? 100 जूल है। कितना ऊर्जा है? 100 जूल है। तो शाकाहारी को मात्र कितना ऊर्जा ट्रांसफर होगा? 10 जूल ट्रांसफर होगा। फिर आगे मांसाहारी को 10 का 10% ट्रांसफर होगा, फिर आगे उसका 10% ट्रांसफर होगा। तो लिंडमैन का 10% नियम कहता है कि एक पोषी स्तर में जितना ऊर्जा संचित है उस संचित ऊर्जा का 90% इस्तेमाल वह खुद अपने दैनिक कार्यों के लिए करते हैं। शेष 10% ऊर्जा अगले पोषी स्तर में क्या हो जाता है? ट्रांसफर हो जाता है। एक पोषी स्तर में जितने ऊर्जा संचित है उसका 90% वही पोषी स्तर अपने दैनिक कार्यों के लिए खर्च कर लेंगे या अपने शारीरिक कार्यों के लिए खर्च कर लेंगे। बाकी 10% अगले पोषी स्तर में क्या हो जाएगा? ट्रांसफर होते जाएगा। क्लियर हो गया? तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ध्यान दीजिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा सतत रूप से लगातार जारी रहता है, कभी रुकता। ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऊर्जा का प्रवाह में ऊष्मागतिकी नियमों का पूर्ण पालन होता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक के पास होती है और जैसे जैसे हम आगे उपभोक्ताओं की ओर बढ़ते हैं ऊर्जा में क्या होते जाती है? कमी होते जाती है। यानी किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों के पास सर्वाधिक ऊर्जा और सर्वोच्च उपभोक्ताओं के पास सबसे कम ऊर्जा। जैसे जैसे हम आगे की ओर अग्रसर होते जाते हैं तो ऊर्जा की मात्रा में कमी आती जाती है। तो कितनी कमी आती जाती है? तो इसके संदर्भ में लिंडमैन ने 10% नियम का प्रतिपादन किया है। लिंडमैन के अनुसार एक पोषी स्तर में जितनी ऊर्जा होती है, एक पोषी स्तर में जितनी ऊर्जा होती है उसका 90% वही पोषी स्तर अपने कार्यों में उपयोग कर लेते हैं। आगे के पोषी स्तर में मात्र कितना ऊर्जा ट्रांसफर होता है? क्लियर? कोई दिक्कत? ऊर्जा के प्रवाह को समझ लिए? देखिए तो एक बार डिपेंड पानी नहीं लाए हैं, ले आएगा पानी, लाइएगा तो ले आ गया बच्ची ना। देखिए ऊर्जा के प्रवाह को पढ़िए। ह्यूमन को किस में रखेंगे? ह्यूमन को सबसे टॉप पर रखेंगे, शिव शंकर कुमार। कोई दिक्कत दोस्तों? ऊर्जा के प्रवाह समझ गए? अब ऊर्जा के प्रवाह संबंधित किसी भी प्रश्न कोई दिक्कत नहीं होगा। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक ऊर्जा किसके पास? किसके पास? उत्पादक के पास। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट बताइए। आइए, पिरामिड।
इकोलॉजिकल पिरामिड। अब इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है दोस्तों? तो ये किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में किसी भी आने दीजिए थोड़ा। इकोलॉजिकल पिरामिड अब समझना है इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है। तो यह संबंध बताने का माध्यम है। क्या दोस्तों? हाँ, संबंध बताने का माध्यम का मतलब इकोसिस्टम से है, कुछ और नहीं समझिएगा। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? तो संबंध बताने का माध्यम। लेकिन सवाल है कि ये किनके बीच के संबंध को बतलाएगा? तो एक पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक तथा उत्पादक का मतलब समझ रहे हैं ना, तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता के बीच के संबंध को बतलाता है। पिरामिड आप जानते होंगे, मैथ बनाते होंगे तो, हालांकि पिरामिड एक ठोस और 3D संरचना है और बोर्ड पर बनाएंगे तो कुछ त्रिभुज की तरह आपको दिखेगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है, तो इकोलॉजिकल पिरामिड संबंध बताने का माध्यम है। किनके बीच के संबंध बताने का माध्यम है? तो उत्पादक तथा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता के बीच के संबंध बताने का माध्यम है। किनके बीच के संबंध बताने का माध्यम है? उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच के संबंध बताने का माध्यम है। अर्थात आप यह भी कह सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है अपघटक, है ना। अपघटक यानी जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिकम्पोजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डिकम्पोजर। अपघटक के बारे में पढ़े हुए ना। पारिस्थितिक तंत्र का यह अभिन्न हिस्सा है। लेकिन जब हम पिरामिड की बात करते हैं तो पिरामिड में स्थान केवल किसको प्राप्त हुआ है? उत्पादक और उपभोक्ताओं को। पिरामिड में किसके लिए कोई स्थान नहीं है? अपघटकों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो पारिस्थितिक पिरामिड क्या है? तो पारिस्थितिक पिरामिड किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक और विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के बीच 3 दृष्टिकोण से संबंधों को बतलाता है। और इकोलॉजिकल पिरामिड में अपघटकों को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। पिरामिड में स्थान प्राप्त है तो उत्पादक को प्राप्त है और उपभोक्ताओं को प्राप्त है। पिरामिड में अपघटक के लिए कोई स्थान नहीं है। तो क्लियर हो गया? बात को समझे कि नहीं समझे? इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? तो इकोलॉजिकल पिरामिड उत्पादक तथा विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के बीच के संबंध बताने का माध्यम है। और यह पिरामिड उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच 3 दृष्टिकोण से संबंध बतलाता है। इसीलिए पारिस्थितिक पिरामिड भी 3 प्रकार के होते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड भी 3 प्रकार के होते हैं। एक संख्या पिरामिड होता है, एक क्या होता है? संख्या पिरामिड होता है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा क्या होता है दोस्तों? जीव भार पिरामिड होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों? जीव भार पिरामिड होता है। और तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या? ऊर्जा पिरामिड होता है। ऊर्जा पिरामिड होता है। अब देखिए संख्या पिरामिड क्या है? तो संख्या पिरामिड उत्पादक और विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के संख्या के बीच संबंध बतलाएगा। जीव भार पिरामिड क्या है? तो जीव भार पिरामिड उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता के जीव भार के बीच के संबंध को बतलाएगा। और ऊर्जा के बीच का संबंध ऊर्जा पिरामिड बतलाएगा। क्लियर है ना? तो पारिस्थितिक पिरामिड किनके बीच के संबंधों को बतलाता है दोस्तों? उत्पादक। देखिए कमेंट करके क्लास का रूटीन क्या बता दीजिए उसको। पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अब आइए एक एक करके पिरामिड को समझते हैं। पहला हमारे पास है संख्या पिरामिड। संख्या पिरामिड। अब संख्या पिरामिड क्या है इसको समझने में आपको कोई विशेष परेशानी नहीं होगी, क्योंकि पिरामिड ही क्या है वो आप समझ चुके हैं। तो पिरामिड उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच संबंध को बतलाता है। और यह संख्या पिरामिड है तो निश्चित तौर पर यह उत्पादक और विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं की संख्या के आधार पर जो संबंध बनेगा वही संख्या पिरामिड कहलाएगा। अब संख्या पिरामिड जो है दोस्तों, संख्या पिरामिड सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। संख्या पिरामिड सीधा भी बनता है, संख्या पिरामिड सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। इस तरह से भी बनेगा और इस तरह से बनेगा। उल्टा पिरामिड कुछ इस तरह से बनेगा और सीधा पिरामिड कुछ इस तरह से बनेगा। लेकिन हमें समझना है कि आखिर संख्या पिरामिड किस स्थिति में सीधा बनेगा और किस स्थिति में उल्टा बनेगा। देखिए पिरामिड कोई भी हो, सबसे नीचे में स्थान प्राप्त करते हैं कौन? सबसे नीचे में स्थान प्राप्त करते हैं उत्पादक। सबसे नीचे में स्थान प्राप्त करते हैं उत्पादक। ठीक है, पिरामिड उल्टा हो या सीधा हो, सबसे पहले आपको सबसे नीचे में स्थान कौन प्राप्त करते हैं? उसके ऊपर में प्राथमिक उपभोक्ता, उसके ऊपर में द्वितीयक उपभोक्ता, उसके ऊपर में द्वितीयक उपभोक्ता, उसके ऊपर में तृतीयक उपभोक्ता। ये भी है तो दोस्तों यहां स्थान प्राप्त होगा किसमें? उत्पादक में। ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये तृतीय है तो उसके लिए स्थान बना देंगे, बड़ा बना देंगे पिरामिड को। तो संख्या पिरामिड सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। लेकिन पिरामिड किसी भी तरह का हो, सीधा हो या उल्टा हो, उसके आधार भाग में कौन स्थान प्राप्त करता है? उत्पादक के ऊपर में और प्राथमिक के बाद द्वितीय के बाद तृतीय। अब देखिए संख्या पिरामिड जिस पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक की संख्या सबसे ज्यादा होगा, जिस पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या सबसे ज्यादा होगा, उसका संख्या पिरामिड क्या बनेगा? सीधा बनेगा। जैसे घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज्यादा संख्या घासे का ना होगा, उसके कम संख्या टिड्डा का होगा, टिड्डा से कम संख्या मेढक का होगा, मेढक से कम संख्या सांप का होगा, सांप से कम संख्या बाज का होगा। होगा कि नहीं होगा? तो जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादकों की संख्या सबसे ज्यादा हो और उपभोक्ताओं की संख्या क्रमिक रूप से घटते जाए, तब ऐसी स्थिति में उस पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड क्या बन जाएगा? सीधा बन जाएगा। लेकिन जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में दोस्तों, जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक की संख्या सबसे कम हो और उपभोक्ताओं की संख्या क्या होते जाए? बढ़ते जाए, तो वह उस पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? तो लगभग सभी पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड सीधा ही बनता है, सीधा ही बनता है।
एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक होता है, एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक होता है कौन? शैवाल। और उस तालाब में शैवालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। तो पारिस्थितिक तंत्र अधिकांश जो है उनमें सबसे ज्यादा संख्या उत्पादकों की होती है, इसलिए अधिकांश पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड कैसे बनते हैं? सीधा बनते हैं। अधिकांश पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड सीधा, घास स्थल का संख्या पिरामिड सीधा, ठीक है, मरुस्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड सीधा, तालाब पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड सीधा, लगभग सभी पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड सीधा, क्योंकि लगभग सभी पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज्यादा संख्या उत्पादकों की ही होती है। एक पूछेगा कि वन पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड कैसे बनेगा, तो सीधा बनेगा। वन की भी बात करिएगा सबसे ज्यादा पेड़ पौधे होंगे, लेकिन सवाल है कि संख्या पिरामिड तो उल्टा भी बनता है ना जी, तो उल्टा किसका बनता है? नहीं, जब हम किसी एक पेड़ को ही पारिस्थितिक तंत्र मान ले, जब हम किसी एक पेड़ को ही पारिस्थितिक तंत्र मान ले, जैसे आम का पेड़ है और एक आम का पेड़ को ही हम पारिस्थितिक तंत्र मान ले, तो उस आम के पेड़ पर ढेर सारे क्या निर्भर है, और उस चिड़िया पर ढेर सारे क्या निर्भर है? कीट। यहां देखिए उत्पादक की संख्या मात्र एक से अधिक, चिड़िया से भी अधिक, कीट मतलब चिड़िया के शरीर में छोटे-छोटे कीट रहते हैं जो उसी पर आश्रित रहते हैं। तो यहाँ आपका उत्पादक मात्र कितना है? एक, और उससे ज्यादा में प्राथमिक उपभोक्ता, और उससे भी ज्यादा द्वितीयक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्पादक से ज्यादा संख्या प्राथमिक उपभोक्ता का है और प्राथमिक उपभोक्ता से भी ज्यादा संख्या द्वितीयक उपभोक्ता है, और इसी पारिस्थितिक तंत्र का आप संख्या पिरामिड बनाइएगा तो ये क्या बन जाएगा? उल्टा बनेगा। क्यों उल्टा क्यों बनेगा? तो आम का पेड़ की संख्या सबसे कम है, तो पिरामिड में सबसे कम जगह इसी को मिलेगा, आम का पेड़, क्योंकि यह एक है इसको कम जगह मिलेगा, और उत्पादकों को कम जगह मिलेगा, सीधे पिरामिड क्या हो जाएगा? उल्टा, क्योंकि कम जगह पिरामिड के शीर्ष भाग में रहता है और कम जगह उत्पादक ही लेना है, तो उत्पादक नीचे में रहता है, तो पिरामिड उल्टा हो गया आपका। और उसके बाद दोस्तों किया चिड़िया, चिड़िया के बाद कीट। तो संख्या पिरामिड उल्टा केवल एक दशा में बनता है, जब एक पेड़ को ही हम क्या मान ले? पारिस्थितिक तंत्र मान ले। जैसे आपको पूछ देगा बरगद के पेड़ का संख्या पिरामिड कैसा होगा? उल्टा होगा। आम के पेड़ का संख्या पिरामिड कैसा होगा? उल्टा होगा। बबूल के पेड़ का संख्या पिरामिड कैसा होगा? सोनू के दरवाजे पर स्थित नारियल के पेड़ का संख्या पिरामिड कैसा होगा? तो जब एक पेड़ पूछे और उसका संख्या पिरामिड पूछे तो भूल जाइए, सीधा मारिए उल्टा उल्टा। क्लियर है ना? तो ध्यान रखना है, सभी पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड सीधा ही बनता है, लेकिन जब एक पेड़ को ही हम पारिस्थितिक तंत्र मान लेंगे तब उसका संख्या पिरामिड क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। सभी पारिस्थितिक तंत्र, चाहे वो जलीय पारिस्थितिक तंत्र हो चाहे वो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हो, सभी पारिस्थितिक तंत्र का संख्या पिरामिड क्या बनेगा? सीधा बनेगा। लेकिन एक पेड़ को ही हम पारिस्थितिक तंत्र मान ले, एक पेड़ को ही अगर हम पारिस्थितिक तंत्र मान ले तो उस स्थिति में उसका संख्या पिरामिड क्या होगा? उल्टा होगा। क्लियर कट? चलिए दोस्तों, ओके ओके, संख्या पिरामिड समझ गए। अब आपसे पूछेगा कि संख्या पिरामिड किसका सीधा बनता है, किसका उल्टा बनता है, इसमें आपको कोई दिक्कत होगा? सीधा देखेंगे, एक पेड़ का उल्टा बनता है बाकी सबका। अब पेड़ कोई दे दिए ना कि नारियल का पेड़ दे दिया, आप नारियल तो ढेरी पड़ रहा है, क्या करेंगे? दूसरा पिरामिड पर जाएं। दूसरा पिरामिड जीभ भार पिरामिड। एक बार संख्या पिरामिड को पढ़िए तो, क्योंकि दो बात जो हम बताएं उसमें एक बात लिखा हुआ नहीं है, तो देखिए कुछ नोट करने। एक बार हम ऑनलाइन वाले से पूछ लेते हैं कि आप लोग शिवशंकर कुमार, प्रभात कुमार, ललन कुमार, निष्मार का ये संख्या पिरामिड को समझे कि नहीं समझे? चलिए, निक्की कुमारी, श्याम सुंदर कुमार, दिलखुश कुमार, आशुतोष गुप्ता, सी और डिजट का पिरामिड उल्टा बनता है। अब सी और डिजट का कौन सा पिरामिड क्या बात कर रहे हैं वो आप देखिएगा तब ना। 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं। चलिए अब आते हैं किस पर? एक मिनट, हाँ पकड़ लिया गलती। संख्या पिरामिड के दूसरे टर्म पर आइएगा। तालाब, घास स्थल, फसल स्थल का संख्या पिरामिड सीधा बनता है तथा किसी एक पेड़ का संख्या पिरामिड उल्टा बनता है। यही गलती है, किसी एक पेड़ का संख्या पिरामिड उल्टा बनता है। नोट में सीधा दिया है तो उसको उल्टा कर लेना है, मतलब सीधा को काट कर उल्टा लिखना है। हाँ रितु कुमार, नोट में जो दिया हुआ कि एक पेड़ का संख्या पिरामिड सीधा होता है उसको उल्टा करना है। आइए दूसरा नंबर जय भार पिरामिड या जीभ भार पिरामिड, जो भी कर लीजिए। अंग्रेजी में बायोमास कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? बायोमास। सबसे पहले अगर हमें यह समझना कि जीभ भार पिरामिड क्या है, उससे पहले इसी को समझना होगा कि जीभ भार क्या है। जीभ भार को समझे बिना हम जीभ भार पिरामिड को तो समझ नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, किसी जीव के शुष्क भार को ही क्या कहते हैं? जैव भार या जीव भार कहते हैं। किसी जीव के शुष्क भार को ही क्या कहते हैं? जीव भार कहते हैं। अब शुष्क मतलब ड्राई। आप मानव के शरीर के संदर्भ में ही पढ़े होंगे कि मानव के शरीर में 60% जल है। क्या है? निकाल दीजिए 60% जल को निकाल दीजिए, कितना परसेंट बचा? वो जो 40% है वो मानव शरीर का जीव भार है या जैव भार है। तो एक सजीव के शरीर में अधिकांश हिस्सा जल का होता है। चाहे आप पौधों की बात कर लीजिए, चाहे आप जंतु की बात कर लीजिए, या खुद मानव शरीर की बात कर लीजिए, उनके शारीरिक संरचना में 60% भूमिका जल की होती है। उन 60% जो भूमिका जल की होती है उसको आप हटा दीजिए, शेष भाग जो बच गए हैं दोस्तों, शेष भाग जो बच गए हैं वो उसका क्या कहलाता है? तो एक सजीव के शरीर से जब हम जल की मात्रा को हटा देंगे तब जो शेष बचेगा वही उस सजीव का बायोमास कहलाएगा, वही उस सजीव का जीव भार कहलाएगा। क्लियर है ना? जैव भार पिरामिड, जीव भार के जैव भार या जीव भार क्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? यानी शुष्क भार के, एक जीव के शुष्क भार को ही हम क्या कहते हैं? जैव भार कहते हैं। एक जीव के शुष्क भार को हम क्या कहते हैं? जैव भार कहते हैं। और जैव भार में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए जैव भार या जीव भार पिरामिड पर।
जीव भार पिरामिड, संख्या पिरामिड की तरह, संख्या पिरामिड की तरह जीव भार पिरामिड भी सीधा बनता है और उल्टा बनता है। संख्या पिरामिड की तरह जीव भार पिरामिड भी सीधे बनते हैं और उल्टे बनते हैं, सीधे बनते हैं और उल्टे बनते हैं। लेकिन समझना है कि सीधा किसका बनता है और उल्टा किसका बनता है। तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का, किसका? स्थलीय, जैसे घास स्थल, ठीक है, घास स्थल, वन मरुस्थल, ठीक है, वन मरुस्थल, इन सब का सॉरी जीव भार पिरामिड क्या होगा? तो जो भी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, जो भी क्या है? स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, उसका जीव भार पिरामिड क्या बनेगा? सीधा। जो भी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसका जीव भार पिरामिड क्या बनेगा? सीधा। और जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, जो क्या है? जलीय पारिस्थितिक तंत्र, जैसे तालाब हो गया, समुद्र हो गया, ठीक है, झील हो गया, उस सब का जीव भार पिरामिड क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। तो जलीय पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार पिरामिड उल्टे बनते हैं और स्थलीय पारिस्थितिक का जीव भार पिरामिड सीधा बनता है। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? ऐसा क्यों होता है? तो आपके सामने हम एक एग्जांपल लेते हैं स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का, और उसमें हम लेते हैं किसका? घास स्थल का। घास स्थल के पारिस्थितिक तंत्र के एक आहार श्रृंखला पर आप बात करिए। घास को खाया कौन? टिड्डा। टिड्डा को खाया कौन? मेढक। मेढक को खाया कौन? सांप। और सांप को खाया कौन? बाज। अब देखिए कि इनमें अगर हम जैव भार की गणना करने लगेंगे तो सबसे ज्यादा जैव भार किसका होगा? घास का होगा। और बाजों की संख्या बहुत कम होगी, 1 या 2 या 10 हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि बाज को केवल घासीय स्थल में नहीं रहना, बहुत दूर दूर तक चलना है। एक बाज 3-4 पारिस्थितिक तंत्र में सर्वोच्च उपभोक्ता की भूमिका निभाता होगा। तो एक पारिस्थितिक तंत्र में बाजों की संख्या बहुत कम होगी, जिससे उसका जैव भार सबसे कम हो जाएगा। और एक घास स्थल पारिस्थितिक तंत्र में सबसे ज्यादा घास है तो इसका जैव भार क्या हो जाएगा? अधिक। और निश्चित तौर पर उत्पादक का जैव भार अधिक होगा, सर्वोच्च उपभोक्ता का जैव भार घटते जाएगा, उपभोक्ताओं का जैव भार घटते जाएगा। तो निश्चित तौर पर उत्पादक का जैव भार अधिक है, तो पिरामिड में सबसे ज्यादा स्थान उत्पादक लेंगे, और सबसे ज्यादा स्थान उत्पादक लेंगे तो निश्चित वो पिरामिड क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। तो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कोई भी हो उसका जीव भार पिरामिड क्या बनेगा? सीधा। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कोई भी हो उसका जैव भार पिरामिड क्या बनेगा? सीधा बनेगा। सीधा बनेगा, चाहे वो घास स्थल हो, चाहे वो मरुस्थल हो, चाहे वो वन हो, फॉरेस्ट हो, सभी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का, सभी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार पिरामिड क्या होगा? सीधा होगा। सभी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार पिरामिड क्या होगा? सीधा होगा। सभी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार पिरामिड क्या होगा? सीधा होगा। अब जलीय पारिस्थितिक तंत्र पर हम आते हैं, और जलीय पारिस्थितिक तंत्र में हम एक एग्जांपल लेते हैं, किसका? तालाब का। तालाब में उत्पादक होते हैं पादप प्लवक। क्या होते हैं? पादप प्लवक, जो होते हैं यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर अलगी, यूनिसेलुलर, इसको क्या कहा जाता है? पादप प्लवक कहा जाता है। पादप प्लवक को खाते हैं कौन? जंतु प्लवक। कौन? जंतु प्लवक। जंतु प्लवक के अंतर्गत आते हैं प्रोटोजोआ। इसको खाते हैं छोटी मछली, छोटी मछली को खाता है बड़ी मछली, बड़ी मछली। यह एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र का आहार श्रृंखला है। यह एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र का आहार श्रृंखला है। अगर आप इसमें जैव भार निकालना शुरू कीजिएगा तो सबसे कम जैव भार इसका निकलेगा। संख्या इसकी निश्चित ही सबसे ज्यादा है, लेकिन ये एक कोष के जीव है, करोड़ों को लाएंगे तो मछली के पूंछ के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो अगर एक तालाब पारिस्थितिक तंत्र में हम इनका जैव भार निकालने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर पर बड़ी मछली की संख्या सबसे कम है संख्या, लेकिन उसका जैव भार क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। और पादप प्लवक जिसकी संख्या सबसे ज्यादा है तो भी इसका जैव भार न्यूनतम से, और जैसे ही उत्पादक का जैव भार न्यूनतम हो गया और सर्वोच्च उपभोक्ता का जैव भार अधिकतम हो गया तो पिरामिड आपका क्या बन जाएगा? उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इसमें नीचे में रखना, नीचे में जगह पाएगा कौन? पादप प्लवक, क्योंकि यही किसकी भूमिका अदा कर रहा है। और उसके बाद जंतु प्लवक, छोटी मछली और बड़ी मछली। तो जैव भार पिरामिड के संदर्भ में हमें याद रखना है, जैव भार पिरामिड के संदर्भ में हमें याद रखना है कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार पिरामिड सीधा बनता है और जलीय पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार पिरामिड उल्टा बनता है। पूछ देगा कि झील पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा। तालाब पारिस्थितिक तंत्र का जीव भार पिरामिड कैसा बनेगा? उल्टा। समुद्री पारिस्थितिक तंत्र का जैव भार पिरामिड कैसे बनेगा? उल्टा। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं ना? तीसरा है दोस्तों ऊर्जा पिरामिड। ऊर्जा पिरामिड, और याद कीजिए ऊर्जा पिरामिड जब हम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह को समझ रहे थे, एक पारिस्थितिक तंत्र में हम ऊर्जा के प्रवाह को समझ रहे थे, तो आपको पता है कि पारिस्थितिक तंत्र कोई भी सर्वाधिक ऊर्जा किसके पास होती है? उत्पादक के पास होती है। सर्वाधिक ऊर्जा किसके पास होती है? उत्पादक के पास होती है। सर्वाधिक ऊर्जा किसके पास? उत्पादक के पास होती है। और सबसे कम ऊर्जा सर्वोच्च उपभोक्ता के पास। तो पारिस्थितिक तंत्र आप कोई भी ले लीजिए, उत्पादकों के पास ही सर्वाधिक ऊर्जा होती है। इसलिए जब ऊर्जा पिरामिड की बात आती है तो ऊर्जा पिरामिड हमेशा क्या बनता है? सीधा। क्योंकि कोई भी पारिस्थितिक तंत्र लीजिए, उत्पादक के पास ही सबसे ज्यादा ऊर्जा होता है, और उत्पादक के पास ही सबसे ज्यादा ऊर्जा है, तो निश्चित तौर पर पिरामिड में सबसे ज्यादा स्थान कौन प्राप्त करेंगे? उत्पादक प्राप्त करेंगे। कौन प्राप्त करेंगे? उत्पादक प्राप्त करेंगे। कोई दिक्कत है दोस्तों? बात समझ गए ना? क्लियर हो गया ना? एक बार पुनः समझिए, इकोलॉजिकल पिरामिड उत्पादक और विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के बीच के संबंध को बतलाता है, और इकोलॉजिकल पिरामिड उपभोक्ता और उत्पादकों के बीच 3 दृष्टिकोण से संबंध बतलाता है। संख्या के दृष्टिकोण से, जैव भार के दृष्टिकोण से और ऊर्जा के दृष्टिकोण से। इसलिए पिरामिड भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक बात यह भी याद रखना है कि इकोलॉजिकल पिरामिड में उत्पादक और उपभोक्ताओं को तो स्थान प्राप्त है, लेकिन अपघटकों को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। और 3 प्रकार के पिरामिड में संख्या पिरामिड सीधा उल्टा बनता है, जैव भार पिरामिड सीधा उल्टा बनता है, लेकिन ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है।
संख्या पिरामिड की बात करिएगा तो संख्या पिरामिड सभी पारिस्थितिक तंत्र का सीधा ही बनता है, लेकिन जब एक पेड़ को ही हम पारिस्थितिक तंत्र मान ले तो वैसी स्थिति में उस एक पेड़ का संख्या पिरामिड उल्टा बन जाएगा। जीवभार पिरामिड स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के सीधे बनते हैं और जलीय पारिस्थितिक तंत्र के उल्टे बनते हैं। ऊर्जा पिरामिड किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का क्यों न हो वो सीधा ही बनते हैं। ओके ओके है कि नहीं? पर ये नजर दोहराइए तो एक बार बताइए ऑनलाइन वाले दोस्तों, पिरामिड समझ गए? अब पिरामिड के संदर्भ में कोई भी सवाल आएगा तो आपसे गलती नहीं होगा, ये काफी बार पूछा जाता है। जेबी में हाथ ले लिए हैं, लग रहा है कि एकदम सरकार आएगा घर पर नौकरी कर लीजिए, ये बोलेगी क्या है नौकरी या नौकरी ना नौकरी है। इतना रिलैक्स नहीं रखिए, नौकरी करना है जी, मैट्रिक पास नहीं करना है। क्या मुंह फर्स्ट भाइयों फर्स्ट, नौकरी करना नौकरी, और नौकरी वही करेगा जो फुल एक्टिव रहेगा। ध्यान देना, हल्का फुल्का पढ़ लिए जब मन हुआ पढ़ लिए, जब मन हुआ छोड़ दिए, कभी टेंशन में आ गए, ऐसे सबसे नौकरी होने वाला नहीं है। नौकरी होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, दिन रात एक करना पड़ेगा, चाहे हंस के कीजिए कि रो कर कीजिए, पढ़ना तो पड़ेगा। और हम बार बार करें, इस उम्र में पढ़ने के अलावा कहीं भी और दिमाग दौड़ा, अच्छा मत अल्लाह हल्ला मत। इस उम्र में पढ़ने के अलावा आप कोई भी काम किए तो निश्चित तौर पर सफल होने के लिए ढेर सारे पैसे हैं, लेकिन पढ़ने के अलावा इस उम्र में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो ये तय है सरकारी नौकरी नहीं होगा। सरकारी नौकरी करना है, दिन रात एक कीजिए। और हम तो आपके सिलेबस को बहुत आसान कर दिए, हम तो कहते हैं कि केवल हमारे प्रश्नों को आप याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये भी बहुतों को नहीं होता, भी जाएगा पढ़ के जाएगा, अब वहां पढ़ के जाए तो घर पर जाने के बाद थोड़ा दिमाग में टेंशन होना चाहिए कि अच्छा आज ये तो क्लियर हो गया है, प्रश्न क्लियर कर लेते हैं तो बहुत जगह घर पर जाकर रिलैक्स हो जाएगा। क्या है दोस्त, नोट पे तो फेंको इसको, और उसके बाद एकदम रिलैक्स महसूस होगा, ठीक है रिलैक्स महसूस होगा। उसके बाद इस रूम क्या बनेगा, हाँ ठीक है, फिर उसके रूम तुम क्या बना रहा है। अब बहुत लड़का ऐसे बहुत लड़का को ऐसे भी देखे हैं, एकदम जुगाड़ में रहता है, कहाँ जाकर के 5 को रोटी का जुगाड़ हो जाए, ठीक है। देखिए बहुत एकदम सिस्टम बना लिया है कि एकदम सुनो कि यहाँ जाना तब है जब वो खाना बनाएगा, खाना बना ले तभी आ गया। अब उसका भी क्या, अब जोने लगा खाना खा लो, अच्छा लगा दो, ऐसे सबसे बचना है। ओनली वन पढ़ना, एकदम सेल्फी स्वार्थी बनकर रहना, अपना खाना बनाना खाना पड़ते रहना। बहुत जिस मार्ग को आप चुने हैं ना, वो मार्ग को हम बहुत पहले चुने हुए थे और असफल है ये बताने में हमें कोई गुरेज नहीं, हम असफल रह गए। वो मार्ग बहुत कठिन है, वो मार्ग बहुत कठिन है, और मार्ग कठिन है तो उसको आप आसान बना सकते हैं, लेकिन उसका रास्ता एक है कि आपके पास जो भी समय है उसको नहाने खाने सोने और केवल पढ़ने में कीजिए। बहुत लड़का जाएगा, घूमना भी तो जरूरी ना, जरूरी नौकरी के बाद घूमना है, ठीक है पहले नौकरी तो आप कर लीजिए। अब बहुत आदमी तो खेलने भी चला जाता है, कौन है तो मैच खेल रहे हैं, अरे पागल मैच खेल रहा है, जो घर में लगा करके रख रहा है वो क्या हाल करेगा तुम्हारा परीक्षा में। अभी परसों एक मिला, वो लड़का सर चले गए थे टूर्नामेंट खेलने, कहाँ चला गया तो सर गांव में टूर्नामेंट हो रहा था, फिर पागल गांव में टूर्नामेंट हो रहा, अभी खेल रहा है, अच्छा 2 साल के बाद एक भी छक्का नहीं मारेगा, वही गांव का लोग भगा देगा, ठीक है ना। तो पहले नौकरी कर लीजिए, नौकरी करने के बाद पैसा आएगा। तो हम बार बार कहें कि पढ़ने के अलावा कोई काम नहीं करना है। पिरामिड समझे कि नहीं समझे? अगला टॉपिक क्या है बताइए। क्या है, हाँ आइए दोस्तों, अगला जो पॉइंट है प्रोडक्टिव ऑफ इकोसिस्टम, उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। अब एक पारिस्थितिक तंत्र की ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल हल्ला नहीं, एक पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या है। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्रति इकाई क्षेत्रफल, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के प्रति इकाई क्षेत्रफल में, प्रति इकाई समय में उत्पादक या उपभोक्ता द्वारा संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ को ही क्या कहते हैं, उत्पादकता। कोई भी पारिस्थितिक तंत्र है, उसके इकाई क्षेत्रफल और इकाई समय में उपस्थित उत्पादक या उपभोक्ताओं द्वारा संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ को ही उस पारिस्थितिक तंत्र को क्या कहते हैं, उत्पादकता कहते हैं। और इसका जो मात्रक होता है किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक है। उत्पादकता क्या है इस बात को समझे कि नहीं। एक पारिस्थितिक तंत्र के प्रति इकाई क्षेत्रफल, और प्रति इकाई क्षेत्रफल पर हम 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल लेते हैं, और प्रति इकाई समय में हम 1 साल लेते हैं। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में रहने वाले उत्पादक या उपभोक्ता 1 साल में जितना कार्बनिक पदार्थ का संचय अपने शरीर में करेगा, वही उस पारिस्थितिक तंत्र की क्या कहलाएगा, उत्पादकता कहलाएगा। बात को समझे कि नहीं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का 1 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल ले लीजिए, एक को हिंदी में इकाई कहते हैं। 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में उत्पादक भी होगा या फिर उपभोक्ता भी होगा कि नहीं होगा। तो एक पारिस्थितिक तंत्र के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में रहने वाले उत्पादक या उपभोक्ता 1 साल में जितना कार्बनिक पदार्थ अपने शरीर में जमा करेगा, वही उस पारिस्थितिक तंत्र की क्या होगी, उत्पादकता होगी। क्लियर हो गया ना। अब कहिएगा कि कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण, तो जैसे कि उत्पादक यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, उसके द्वारा ग्लूकोज बनाते हैं। ग्लूकोज क्या है, कार्बनिक पदार्थ। तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में उपस्थित पेड़ पौधे 1 साल में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जितना ग्लूकोज तैयार करेगा, वही उस पारिस्थितिक तंत्र की क्या होगी, उत्पादकता होगी।
और अब कहिएगा कि उत्पादक तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपने शरीर में कार्बनिक पदार्थ को संश्लेषित करते हैं, लेकिन उपभोक्ता अपने शरीर में कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण कैसे करेंगे? तो उपभोक्ता जो है वह उत्पादक के उत्पादों को खाकर अपने शरीर में कार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं? संचय करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सब मिनरल्स नहीं, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फैट्स, ये सब क्या है? ये सब कार्बनिक पदार्थ है जिसका हम धीरे धीरे अपने शरीर में क्या करते जाते हैं? संचय करते जाते हैं, और उसी के बदौलत हमारे शरीर में ग्रोथ होता है। ग्रोथ तो एक पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता आप समझे कि नहीं समझे? इकाई क्षेत्रफल में प्रति इकाई समय में उत्पादक अथवा उपभोक्ताओं के द्वारा संश्लेषित कार्बनिक पदार्थ की मात्रा को उस पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता कहते हैं, और उत्पादकता का यूनिट किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर प्रति ईयर है। किलो कैलोरी प्रति मीटर स्क्वायर प्रति ईयर है, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में रहने वाले उत्पादक या उपभोक्ता के द्वारा एक साल में शरीर में जमा कार्बनिक पदार्थ को ही उस पारिस्थितिक तंत्र की क्या कहेंगे? उत्पादकता। अब ध्यान दीजिए कि किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता दो प्रकार की होती है। एक प्राथमिक उत्पादकता और दूसरा द्वितीयक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता और दूसरा द्वितीयक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता और जब उत्पादक का मापन किसके आधार पर किया जाए? जब उत्पादकता का मापन किसको आधार मानकर किया जाए तब उसे क्या कहते हैं? यानी कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में रहने वाले पेड़ पौधे अर्थात उत्पादक के द्वारा एक साल में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ का संचय होगा उसे आप क्या कहिएगा? प्राथमिक उत्पादकता कहिएगा। यानी पेड़ पौधों के द्वारा, उत्पादकों के द्वारा संचित कार्बनिक पदार्थ को पारिस्थितिक तंत्र की प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। और जब उत्पादकता का मापन उपभोक्ता के स्तर पर किया जाए, जब उत्पादकता का मापन किसके स्तर पर किया जाए? उपभोक्ता के स्तर पर किया जाए। जब उत्पादकता का मापन उपभोक्ता के स्तर पर किया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? तो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है, प्राथमिक उत्पादकता वो उत्पादकता है जिसका मापन हम किसको आधार मानकर किए हैं? उत्पादक यानी पेड़ पौधों को आधार मानकर किए हैं। और द्वितीयक उत्पादकता वो उत्पादकता है जिसका मापन हम उपभोक्ता के स्तर पर करते हैं। किसके स्तर पर? क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि प्राथमिक उत्पादकता के दो प्रकार है, लेकिन द्वितीयक उत्पादकता का एक ही प्रकार है। इसका हम दो प्रकार नहीं करते हैं। अब प्राथमिक उत्पादकता क्या है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, बताइएगा दोस्तों। प्राथमिक उत्पादकता सही बोले थे, बोलिए प्राथमिक है। उत्पादकता किसे कहते हैं? जब उत्पादकता का मापन किसके स्तर पर हो? उत्पादक के स्तर पर हो तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक उत्पादकता कहते हैं। और प्राथमिक उत्पादकता दो प्रकार के होते हैं। पहला सकल प्राथमिक उत्पादकता, इसको कहते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। अब ध्यान दीजिए, प्रकाश संश्लेषण द्वारा संचित कुल कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाएगा? सकल प्राथमिक उत्पादक। यानी 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जितने भी पेड़ पौधे हैं वो एक साल में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जितना भी ग्लूकोज तैयार किया वो क्या कहलाया? सकल प्राथमिक उत्पादकता। लेकिन पेड़ पौधे जितने ग्लूकोज प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार करते हैं उसका कुछ भाग वो अपने लिए भी उपयोग करते हैं। आप जानते हैं ना कि श्वसन के दौरान भोजन का ऑक्सीकरण होता है, फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होती है। तो पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपने लिए जो भोजन तैयार करते हैं, उस भोजन का कुछ हिस्सा वो अपने लिए उपयोग करते हैं, शेष हिस्सा उसके फल में, उसके जड़ में, उसके भिन्न भागों में क्या हो जाते हैं? जमा हो जाते हैं। तो टोटल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संचित कुल कार्बनिक पदार्थ सकल प्राथमिक उत्पादकता कहलाया, यानी कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाया। क्या कहलाएगा दोस्तों? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन कहलाया। और ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन के में श्वसन में खर्च कार्बनिक पदार्थ या श्वसन में खर्च होने वाले ऊर्जा को निकाल दिया जाए तो ये आपका हो जाएगा क्या? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पेड़ पौधे ने जितना ग्लूकोज बनाया वो हुआ उसका सकल प्राथमिक उत्पादकता। और सकल प्राथमिक उत्पादकता में पौधों के द्वारा खर्च भोजन को हम निकाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा? शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता। क्या हो जाएगा? क्लियर हो गया? बात समझ गए? लेकिन जब उत्पादकता का मापन उपभोक्ताओं के स्तर पर किया जाता है, जब उत्पादकता का मापन उपभोक्ताओं के स्तर पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीयक उत्पादकता। और द्वितीय उत्पादकता को सकल और शुद्ध में बांटा, यानी कि सकल और शुद्ध में बांटा जाता है केवल प्राथमिक उत्पादकता को, केवल प्राथमिक उत्पादकता। अब ध्यान दीजिए कि प्राथमिक उत्पादकता क्या है, यह बात आप समझ चुके हैं ना। जब उत्पादकता का मापन किसके स्तर पर? उत्पादक के स्तर पर हो या पेड़ पौधे के स्तर पर हो तो उसे हम क्या कहेंगे? प्राथमिक उत्पादकता कहेंगे। अब मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ देगा कि बताइए मरुस्थल का प्राथमिक उत्पादकता ज्यादा होगा या जंगल का प्राथमिक उत्पादकता ज्यादा? किसका? सबसे पहले जानिए कि प्राथमिक उत्पादकता मतलब पेड़ पौधों के द्वारा होने वाली उत्पादकता। यानी प्राथमिक उत्पादकता उन क्षेत्रों की ज्यादा होगी जहां पर पेड़ पौधे अधिक होंगे, और जहां पर पेड़ पौधे कम है निश्चित तौर पर वहां की प्राथमिक उत्पादकता क्या होगी? और अगर आप मरुस्थल और जंगल की बात करते हैं तो मरुस्थल में निश्चित तौर पर पेड़ पौधे बहुत कम होते हैं और जंगल में पेड़ पौधे बहुत अधिक होते हैं। तो निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं कि जंगल की प्राथमिक उत्पादकता रेगिस्तान यानी कि मरुस्थल की प्राथमिक उत्पादकता से क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर हो गया ना? यानी जहां पर पेड़ पौधा जितनी अधिक होगा दोस्तों, जहां पर पेड़ पौधा जितनी अधिक होगा वहां की प्राथमिक उत्पादकता उतनी ही क्या होगी? अधिक होगी। जहां पर पेड़ पौधा जितना अधिक होगा वहां की प्राथमिक उत्पादकता क्या होगी? अधिक होगी। कोई दिक्कत दोस्तों? अब ध्यान दीजिए कि आप जानते हैं ना कि इस पृथ्वी के 70% भाग पर जल है, 30% भाग पर ही स्थल है। 70% जलीय पारिस्थितिक तंत्र और 30% स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र। लेकिन पृथ्वी के स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता पृथ्वी के संपूर्ण जलीय पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता से काफी ज्यादा है। वैज्ञानिकों ने जब पूरे पृथ्वी के उत्पादकता का मापन किया तो पूरे उत्पादकता 170 बिलियन टन आकी गई। और 170 बिलियन टन में 70% पर फैले महासागर की जो उत्पादकता है वो कितना निकल कर आया? 55% निकाला। तो आप 55 बिलियन टन हुआ। तो आप ये समझिए कि
उत्पादकता वहां की ज्यादा होगी जहां पेड़ पौधे अधिक होंगे, उत्पादकता वहां की कम होगी जहां पेड़ पौधे कम होंगे। दूसरी बात यह समझिए कि स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता जलीय पारिस्थितिक तंत्र की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है। और एक वैज्ञानिक हुए जिसका नाम था ईपी ओडम, नोट में दिया हुआ है ईपी ओडम। ईपी ओडम ने संपूर्ण स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को, जलीय नहीं, किसको, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को उत्पादकता के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा। ठीक है, उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र, मध्यम उत्पादकता वाला क्षेत्र और निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्र। वैज्ञानिक ईपी ओडम ने स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र को प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता के दृष्टिकोण से कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र, मध्यम उत्पादकता वाला क्षेत्र और उसको एक बार नजर दोहराइए, देखिए उच्च उत्पादकता वाले क्षेत्र में कौन है, निम्न उत्पादकता वाले क्षेत्र, छिछले जल। देखिए यह है एक झील, ये है छिछले झील, यह है परफेक्ट, समझे कि ना। हाँ, ऊपर खबर सही पकड़े। क्लियर हो गया दोस्तों, मिलिए कल के क्लास में। कल संडे है लेकिन फिर भी क्लास है, टाइम आपके ही टाइम है। अरे जिसको बायोलॉजी पढ़ना है कल आना है, सबको आना है।